तो आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार यूपीपीएससी कब निकालेगा लेक्चर का फॉर्म। आ गया है फॉर्म। 12 अगस्त से फॉर्म भराया जा रहा है। 12 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 19 सितंबर तक आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे फॉर्म से जुड़े हुए। हम लोग यहाँ पे फॉर्म के विषय में बात करने नहीं आए हैं। हम बात करने आए हैं उस सब्जेक्ट की जो मैं आपको थ्रू आउट द एग्जामिनेशन पढ़ाने वाला हूँ, और वो है आपका हिस्ट्री। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे और उत्तर लेखन भी, मतलब नियमित उत्तर लेखन अभ्यास यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि आपने वैकल्पिक एग्जाम निकाल लिया तो उत्तर लेखन में आप फंस जाएंगे। उत्तर लेखन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे, ये सब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। बाकी फॉर्म में क्या तरीका है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे लिखी हुई है, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी, ये सब लिखा हुआ है, सब आप लोग देख लीजिएगा। हिस्ट्री की बात करें तो आपका पीजी होना चाहिए हिस्ट्री से, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री में हो, मेडिवल में हो, मॉडर्न में हो, और बीएड यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर हम लोग चलें आगे, तो जो आपका पूरा ये पेपर होने वाला है, ये दो क्वार्टरली लेवल पे होगा। पहला तो होगा आपका ऑब्जेक्टिव लेवल, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कह रहे हैं, और दूसरा आपका होगा रिटन, जिसे हम कहेंगे मेंस। तो अब आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है यहाँ पर, वो सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, जहां पर वैकल्पिक से पूछे जाएंगे 80 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का होगा, 300 अंकों का होगा, 120 टोटल यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। जो आपका जीएस है, इसमें आपका साइंस का क्वेश्चन है हाई स्कूल लेवल का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। इसके अलावा करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, और जो बेसिक आपका वन लाइनर्स होते हैं उससे जुड़े हुए यहाँ पे क्वेश्चंस, यूपी बेस्ड क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स क्लास 8 लेवल की, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, जो जनरल स्टडीज है इसके कुछ पोर्शंस में आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इतना हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी अगर समय मिला तो मैं आप लोग को यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो बेसिक चीजें वो मैं आपको बता दूंगा। एक दो क्लासेस इस पे हम लोग ले लेंगे लाइव की। बाकी वैकल्पिक विषय अभी आगे बताता हूँ, सिलेबस क्या है इसका। फिर आता है आपका पेपर टू। यहाँ पे आप क्वालिफाई करेंगे तो आएंगे आप पेपर टू में। दो पेपर होंगे इसमें, एक ही दिन होगा पेपर, जिसमें पहला पेपर हिंदी का और निबंध का होगा, 2 घंटे का होगा, 100 अंकों का होगा। सेकंड वेब यहाँ पे आपका वैकल्पिक है, रिटर्न पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, 300 अंकों का होगा। ये हिंदी का सिलेबस है। लेकिन हम लोग जो मेन बात करने वाले हैं वो है हिस्ट्री। तो आते हैं अपने हिस्ट्री के सिलेबस पर। तो हिस्ट्री के सिलेबस की ओर चलते हैं। हिस्ट्री का सिलेबस हमारा कहाँ है, ज्योग्राफी आ गया, हिस्ट्री आ गया। हाँ, ये हमारा यहाँ पर हिस्ट्री है, इसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि भाई हिस्ट्री में इन्होंने क्या किया है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी ऑफ फॉरेन अकाउंट्स, ये आपको देखना है। इसमें यूनिट 1 है आपका प्री हिस्ट्री। ठीक है, इसमें आप जितनी भी स्टोन एज हैं, ब्रॉन्ज एज हैं, आयरन एज है, इसको आप पढ़ेंगे। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री। इसमें आप मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन, उससे जुड़ी हुई चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। टाउन प्लानिंग हो गया, सैनिटेशन, ग्रेट बाग, ग्रैनरी, हाउस होल्ड, मतलब चाहे इसमें बनावली की बात कर लें, कालीबंगम की बात कर लें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसके अलावा रंगपुर, लोथल, और ट्रेड कैसे होता था मेसोपोटामिया के थ्रू, ओमान के थ्रू। इसके अलावा कोलार की खानों से सोना आना, या चले जाएं हम लोग बिहार, वहां पे हजारीबाग के पास, वहां से टिन आया करता था। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा रिलीजियस क्या वहां पे स्टेटस था, कैसी शासन व्यवस्था थी, इन सब चीजों को डिटेल में बात करेंगे। देन उसके बाद वैदिक कल्चर शुरू हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हम लोग इसको दो पार्ट में देखेंगे, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में हम लोग मेनली जो वर्ण व्यवस्था है उसको देखेंगे, गॉड एंड गॉडेसेस देखेंगे, कैसे आर्यंस जो है वो सेटल डाउन हुए सप्त सिंधु प्रदेश से, गंगा यमुना प्लेन में कैसे आए, ये सब चीजें वहां पे डिटेल में देखेंगे। और फिर महाजनपदों की यहीं से शुरुआत होगी। तो 16 महाजनपद हम लोग देख लेंगे, अंगमगध, वज्जी, मल्ल, काशी, वत्स, कोसल, चेदी, शुर, कुरु, पंचल, अश्मक, मत्स्य, गांधार, कंबोज, अवंती, इसके बारे में देख लेंगे। और फिर इसी से जुड़ा हुआ जो उस समय का रिलीजियस मोमेंट था, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म, इसको यहाँ पे देख लेंगे। फिर शुरुआत होने वाली है भाई आपके जो मगध अंपायर है, उसमें आप नंद देख लेंगे, मौर्यन देख लेंगे, फिर आ जाएंगे गुप्ताइज देख लेंगे, और ये सारे अंपायर्स कैसे डिक्लाइन किए। और देन इन्वेजन, इसमें इंडो ग्रीक, कुशानास, हुन्स, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, फिर शक, पल्लव, कुषाण, हुन्स, इनके बारे में देख लेंगे हम लोग। फिर आएंगे नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री पर। इसमें लेटर गुप्तास देख लेंगे,
हर्षवर्धन हो गया। इसके अलावा रिलीजियस पावर, जिसमें राजपूत हो गए, शुंग कर्ण हो गए, आंध्र कर्ण हो गए, पुष्यभूति वंश के बारे में देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, परमार, चालुक्याज, इन सब के बारे में डिटेल में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फिर आएंगे यूनिट 4 की ओर। यहाँ पर हम लोग इकोनॉमी देखेंगे एंशिएंट इंडिया की। ट्रेड रूट क्या था, श्रेणीज और क्वाइन सिस्टम कैसा था, एग्रीकल्चर कैसा था, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, बात करने वाले, डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर एंशिएंट सोसाइटी में जो वर्ण और जाति प्रथा थी, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संस्कार, एजुकेशन, इसके बारे में देख लेंगे, मतलब जो कल्चर था वहां का उसको समझ लेंगे। एंड देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे। फिर टेम्पल आर्किटेक्चर देख लेंगे, जिसमें नागर शैली, विसारा शैली, द्रविडियन शैली, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्तूपास के बारे में बात करेंगे, सांची का स्तूप हो गया, सारनाथ का स्तूप हो गया। फिर स्कल्पचर्स, पेंटिंग, माइनर आर्ट्स, इन सबको यहाँ पे डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। देन शुरू होता है आपका मेडिवल पीरियड, जिसको आप सल्तनत या मुगल पीरियड भी कह सकते हैं। इसमें शुरुआत करेंगे मोहम्मद गोरी के इन्वेजन से, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा डायनेस्टीज, जहाँ पर खिलजी डायनेस्टी हो गया, तुगलक डायनेस्टी हो गया। स्लेव डायनेस्टी शुरुआत कर लेंगे, यहाँ पे मामलुक डायनेस्टी पढ़ लेंगे हम लोग। बेसिकली यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबल तक हम लोग जाएंगे। फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, एंड देन स्टार्ट होगा इन्वेजन ऑफ बाबर, और वहां शुरू होगा मुगल अंपायर। फिर हुमायूं, हुमायूं के साथ शेर शाह का भी दौर देखेंगे वहां पर। फिर एक्सपेंशन कैसे अकबर के समय हुआ, जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, एंड देन डिक्लाइन फेज ऑफ मुगल अंपायर, क्योंकि यहाँ पे अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स हो जाएगा एंड रेस्ट यूरोपियन पावर जो यहाँ पे आने लगेंगी। इसी समय कई सारे और भी जो साउथ इंडियन स्टेट थे वो यहाँ पे डेवलप हुए, उनका राइज हुआ, उनका फॉल हुआ। जैसे विजयनगर अंपायर हो गया, बहमनी अंपायर हो गया, ठीक है। फिर मराठास का उदय देखेंगे, यहाँ पर हम लोग शिवाजी और उनके जो उस समय काम थे। फिर उसके बाद आएंगे कैसे डिक्लाइन हुआ मराठास का, क्योंकि एक समय मराठास जो है वो दिल्ली तक रूल कर रहे थे, लेकिन वो डिक्लाइन फेज क्यों शुरू हुआ। फिर एडमिनिस्ट्रेशन देख लेंगे, दिल्ली सल्तनत के समय, खासकर खिलजी के समय और फिरोज शाह तुगलक के समय कैसे एडमिनिस्ट्रेशन उस समय हुआ करता था। मुगल में भी देख लेंगे हम लोग, उनका प्रोविंशियल स्टेटमेंट क्या था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। और शेरशाह सूरी की ये बहुत फेमस है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। लैंड रेवेन्यू देख लेंगे, टोडर मल ने क्या क्या चेंजेस किए थे, इसके बारे में बात कर लेंगे। शेरशाह सूरी और अकबर के समय का यहाँ पर बात करेंगे। रिलीजियस पॉलिसी की बात करेंगे तो बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किया उसको उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, एंड देन डेक्कन पॉलिसी। बाबर के समय से हम बात करेंगे तो बाबर ने जैसे मेंशन किया था ना कृष्णदेव राय का, तो फिर हम देखेंगे बाबर के समय जो बाबरनामा है उसमें किन किन राजाओं का वर्णन किया है साउथ इंडिया के। एंड देन सबसे सक्सेसफुल जो था वो औरंगजेब था साउथ इंडिया को लेके, उसकी पॉलिसी को यहाँ पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वही इकलौता राजा था जो साउथ इंडिया तक पहुंच पाया, उसको अपने नियंत्रण में ले पाया। फिर एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग। आर्किटेक्चर में जैसे शाहजहां के बारे में बात कर लेंगे, पेंटिंग में हम लोग बात कर लेंगे जहांगीर के टाइम पीरियड, ये इसका गोल्डन एज कहा जाता है। फिर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, मनसबदारी सिस्टम हो गया, जैतों सवार रैंक के बारे में बात करेंगे, मराठा मिलिट्री की विषय में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन सोसाइटी ऑफ मुगल्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो सोशल सिस्टम क्या हुआ, इकोनॉमिकल सिस्टम क्या, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, रिलीजियस सिस्टम कैसा था, डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन आएंगे हम लोग अपने अगले सेगमेंट में, वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ये शुरू होगा आपका अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स से, मतलब 1600 से स्टार्ट हो जाएगा ये, लेकिन जो मेन शुरुआत होगा वो 1757 से शुरू होने वाला है, मतलब बैटल ऑफ प्लासी से शुरू हो जाएगा। तो बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया। फिर उसके बाद अलग अलग जितने भी गवर्नर्स थे उनका टाइम पीरियड क्या क्या उनमें चेंजेस हुए, क्या उनके मेन डिमेरिट्स, जैसे कि क्लाइव के बारे में बात करेंगे तो क्लाइव के समय डुअल गवर्नमेंट, उसकी मेन डिमेरिट क्या थी, वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि इसके समय सबसे ज्यादा जुडिशियल रिफॉर्म हुए थे, रेवेन्यू रिफॉर्म हुए थे। कार्नवलिस के टाइम पे क्या क्या रिफॉर्म हुए, रेवेन्यू सिस्टम कैसे काम करता है, परमानेंट हो गया, उसके अलावा सब्सिडी अलायंस हो गया ना, परमानेंट सेटलमेंट होता था, उसके अलावा ईतवाड़ी हो गया, और फिर सब्सिडी अलायंस के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली का टाइम, फर्स्ट और सेकंड का था। फिर सेकंड के आधे से लेके चौथे तक टीपू सुल्तान के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे फ्रांस का यहाँ पे रोल था, किस तरीके से फ्रांस ने इस पूरे प्रोसेस को अपने हक में करने की कोशिश करी टीपू सुल्तान के माध्यम से। फिर लॉर्ड हेस्टिंग का कालखंड देखेंगे, यहाँ पे एंग्लो नेपाल वॉर, पिंडारीज का जो वॉर हुआ था, और हेस्टिंग की पावर मराठास के लिए क्या थी, और यही दौर था जब मराठास अंपायर लगभग लगभग जो है वो अंग्रेजों के साथ जुड़ चुका था। फिर
विलियम बेंटिक, जो कि ये इसके टाइम पे रिफॉर्म बहुत हुए थे, चाहे ठगी हो, सती प्रथा हो, चाइल्ड मैरिज हो, इन सब को लेके पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा आई थी। तो सोशियो इकोनॉमिकल एजुकेशन रिफॉर्म क्या-क्या हुए थे। एंड देन मैकॉले की पॉलिसी कि इंडियंस को हमें बनाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, और इंग्लिश एजुकेशन जो है यहाँ पे शुरू कैसे हुई, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर सिख अंपायर की बात करेंगे, खासकर महाराजा रणजीत सिंह की बात करेंगे कि इसके समय इनके कालखंड में लाहौर काफ़ी प्रॉस्परस था और कैसे उन्होंने उस पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया था। एंड देन एंग्लो सिख वॉर भी यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो रणजीत सिंह के टाइम की क्या सिचुएशन थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लैंड रेवेन्यू कैसा है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इन सब के बारे में बात करने वाले थे। फिर लॉर्ड डलहौजी, जिसको कई लोग कहते हैं मेकर्स या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, कई में से दिए जाते हैं। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों को मिलाने की कोशिश करी, उसमें झांसी वाला इवेंट, सतारा, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर कैसे अवध का एनेक्सेशन हुआ बिकॉज़ ऑफ द क्लेम ऑफ बैड गवर्नेंस। फिर रिफॉर्म क्या-क्या हुए डलहौजी समय में, चाहे सोशियो इकोनॉमिकल जो भी रिफॉर्म हुए थे। सबसे मेन इवेंट 1857 का रिवॉल्ट, इसके बारे में बात करेंगे। फिर लैंड रेवेन्यू पे आ जाएंगे, परमानेंट, महलवारी और रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन के समय पार्टीशन ऑफ बंगाल, और यहीं शुरू हो जाएगा हमारा स्वदेशी मूवमेंट, और ये शायद और जो कि हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल मूवमेंट के अंतर्गत। फिर यहाँ पे रिफॉर्म क्या-क्या हुए, तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मुस्लिम रिफॉर्म, जिसमें हम लोग सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ेंगे, वहाबी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट, यहाँ पे शुरुआत होगी मेनली आपकी मॉडरेट्स के समय की, मतलब हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ए ह्यूम का रोल क्या था, फिर इसमें मॉडरेट्स का रोल, एक्सट्रीमिस्ट का रोल, होम रूल मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी फेज जो है उसका, ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज मेनली, एक 1900 शुरू हो रहा है तो एक 1925 से शुरू हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर साइमन कमीशन के बारे में बात करने वाले हैं। खिलाफत मूवमेंट की, यहाँ पे इस वर्ड को मैं डिक्लाइन करता हूँ कि मैं इससे बहुत नफरत है मुझे, इंडियन रेवोल्यूशनरी फेज को टेररिस्ट फेज जो लिखते हैं। फिर खिलाफत मूवमेंट देखेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब गांधीयन फेज जो है यहाँ शुरू हो जाएगा कि गांधी का रोल कैसा था मूवमेंट में। चाहे हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, चंपारण हो गया, अहमदाबाद, खेड़ा हो गया, देन उसके बाद रॉलेट एक्ट हो गया, रॉलेट सत्याग्रह जो गांधी ने शुरू किया था, एंड देन उसको सबको जोड़कर उन्होंने नॉन कॉपरेशन शुरू किया, फिर सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की बात करेंगे। कौन-कौन रिफॉर्मर्स थे? राजा राममोहन राय की बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने दिया था ट्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में अलग-अलग इनका रोल क्या था, इसके बारे में बात कर लेंगे। फिर मुस्लिम कम्युनिज्म की शुरुआत सर सैयद अहमद खान, जहाँ से शुरू हुई थी टू नेशन थ्योरी, फिर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन और हिंदू महासभा, माउंटबेटन प्लान, देन अलग-अलग एक्ट, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, ये पहला एक्ट था, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट आए। इसमें एक ही एक्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक चैप्टर 1833 वाला, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। देन 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। फिर फर्स्ट फेज ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, प्रिंसली स्टेट्स जो बने, कैसे सरदार जी ने इसको एक साथ जोड़ा, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर महात्मा गांधी के मर्डर के बारे में, 5 ईयर प्लान, मतलब ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर लेंगे, और नेबर स्टेट के साथ कैसे माइग्रेशन है, और यहाँ पे हम लोग चलेंगे 1971 तक, क्योंकि बांग्लादेश लिखा हुआ है तो वहीं तक हम लोग पूरी बात करेंगे, कैसे बांग्लादेश को हम लोगों ने आजाद कराया था। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। अब पढ़ने का तरीका हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे जो टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और इससे ज़्यादा हम ध्यान देंगे रिटन पर, क्योंकि रिटन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के थ्रू आपका नंबर अच्छा आएगा। तो हम लोग लिखने का तरीका भी आपको बताएँगे, कैसे लिखा जाता है आंसर। तो पूरा सेशन हमारे साथ जुड़िए, और हम लोग डिस्कस करते रहेंगे इस पूरे सिलेबस को। तो आज के लिए इतना ही है। एक-एक करके लेक्चर आते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।